नमस्कार स्टूडेंट, मेरा नाम है रविंद्र सिंह। रविंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं 3 अप्रैल से 9 अप्रैल का करंट अफेयर। और उसमें बेसिकली हम 2 टॉपिक पे आज यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट डेज और जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, और एक यहाँ पर टॉपिक हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को बहुत जल्दी, बिना किसी देरी के। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, तो चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। कौन इसे स्टार्ट किया था? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट है और कुछ नहीं, इसकी थीम इम्पोर्टेंट है। थीम पूछी जाती है तो थीम क्या है? 2022 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम रही है हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। सिंपल सा है, याद रख लीजिएगा। अगला, खदान जागरूकता, खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या रही है? सुरक्षित मैदान, सुरक्षित कदम और सुरक्षित घर। तो खदान कहाँ होती? मैदान में। तो सुरक्षित तरीके से माइनिंग करो तो सुरक्षित मैदान, तो सुरक्षित कदम होगा, सुरक्षित घर होगा। ठीक है, ये इसकी थीम है। थीम इंपॉर्टेंट होती है, बाकी और चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हाँ, इसमें ये शुरू मतलब कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र माइन एक्शन सर्विस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। बस इतना और याद कर लेना, बाकी चीजें याद नहीं करनी। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को ये मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 1964 से ये शुरू किया गया था। ठीक है, अब ये वाला जो अभी 5 अप्रैल को मनाया गया है, ये 59 इसका एडिशन था। ठीक है, और इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारत ने एक इतिहास रचा था। क्या इतिहास था? सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड का पहला शिप, इसका नाम था SS लॉयल्टी। ये मुंबई से रवाना हुआ था यूनाइटेड किंगडम के लिए। पहली बार ऐसा किया था। ठीक है, जबकि उस समय भारत गुलाम था और गुलाम भारत में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया गया था। तब से 5 अप्रैल को ये मतलब याद रखने के लिए किया गया। तो भारत के शिपिंग इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जब समुद्री मार्गों को ब्रिटिश द्वारा प्रतिबंधित था और नियंत्रित किया गया था। मतलब जो समुद्री मार्ग थे वो ब्रिटिश ने क्या कर रखा था? उसे प्रतिबंधित कर दिया था। उसके बावजूद भी ये भारतीय कंपनी थी जिसने ये इतिहास रचा था। बहुत बड़ी बात थी। अगला, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, कॉन्शियस डे, है ना। ये भी 5 अप्रैल को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 31 जुलाई 2019 को मतलब इस संकल्प को अपनाया गया था। 2019 से कौन कौन इसे मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, आगे, वर्ष 2022 समारोह के तीसरे संस्करण का प्रतीक है। मतलब ये इसका तीसरा संस्करण है। इस दिन का उद्देश्य है लोगों को आत्मचिंतन करने, उनके विवेक का पालन करने और सही काम करने के लिए याद दिलाना। मतलब लोग सही काम करें, आत्मचिंतन करें, इसका उद्देश्य है इस दिवस का। ओके, 2022 के इस दिवस की थीम क्या थी? भाई आत्मचिंतन करो, यानी लोगों से प्रेम करो और विवेक के साथ शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। ये इसकी थीम। तो थीम आजकल इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या थीम रही? प्रेम, विवेक, ऐसे याद करो, और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, विकास और शांति के लिए। ठीक है, यह दिन खेल की शक्ति का जश्न मनाने का एक साधन है जो सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा दे सकता है। इसके बारे में थोड़ा लिख दिया गया है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 23 अगस्त 2013 में मनाया गया था। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है, और 6 अप्रैल 2014 से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा इसको समर्थन प्राप्त है। ठीक है, यह तारीख जो है ना, जिस दिन ये मनाया जाता है, एथेंस में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद दिलाती है। तो 1986 में ये पहला ओलंपिक हुआ था। कहाँ पर? ग्रीस के एथेंस में, यूनान के एथेंस में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस 7 अप्रैल को।
1994 में क्या नरसंहार हुआ था, आइए देखते हैं। रवांडा, रवांडा अफ्रीका का देश है, में तुतसी, तुतसी एक वहाँ की ट्राइब के खिलाफ 1994 के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस हर साल 7 अप्रैल को कौन मनाता है? यूनेस्को। तो अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस 1994 में रवांडा में जो तुतसी जनजाति थी उसके ऊपर बहुत अत्याचार किया गया था, उसका नरसंहार कर दिया गया था, बहुत मारे गए थे, तो इसलिए ये मनाया जाता है। वर्ष 2022 रवांडा में तुतसी के खिलाफ 1994 के नरसंहार की 28वीं वर्षगांठ, ये भी याद रखिएगा। सॉरी, इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की, ठीक है, 2003 में की थी। और देखो, यह दिन हुतू चरमपंथी नेतृत्व वाली सरकार, रवांडा में हुतू लोगों की सरकार थी, चरमपंथी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, तुतसी जो अल्पसंख्यक थे, माइनॉरिटी में थे, उनके सदस्यों के खिलाफ किए गए नरसंहार की शुरुआत की याद दिलाता है। तो तुतसी जो अल्पसंख्यक थे रवांडा के, उनका नरसंहार किया था किसने? हुतू चरमपंथी नेतृत्व वाली सरकार ने। केवल 100 दिनों के भीतर 1 मिलियन से अधिक तुतसी की व्यवस्थित रूप से हत्या कर दी। 1 मिलियन, समझते हो आप लोग? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। कितने दिनों में? 100 दिनों के अंदर। बहुत बड़ा ये नरसंहार था, इस पर चिंतन करने की जरूरत है ना? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस पर चिंतन करने के लिए ये शुरू किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कुछ नियुक्तियां। तो हम लोगों ने कुछ दिवस यहाँ पर देखे, नियुक्तियां देखिए। सरकार ने विनय मोहन क्वात्रा को नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो विनय मोहन क्वात्रा का नाम याद रखिएगा, इनकी फोटो वगैरह देखनी तो आप गूगल कर लीजिएगा कि कैसे दिखते हैं विनय मोहन क्वात्रा, ठीक है, नया विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी। श्री क्वात्रा वर्तमान में 2 मार्च 2020 से नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। नेपाल में भारत के एम्बेसडर के रूप में कार्यरत है और उनको भारत का विदेश सचिव बनाया जाएगा। वह वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लेंगे, यानी किसको रिप्लेस करेंगे? हर्षवर्धन श्रृंगला ये वर्तमान विदेश सचिव है, इनको हटाया जाएगा और इनकी जगह पर वो 30 अप्रैल 2022 को ये हट जाएंगे और उसकी जगह पर ये आ जाएंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी है। अब देखो, ये सब नहीं पूछा जाता है, बस इतना पूछ लेगा कि विदेश सचिव नया कौन बनेगा, वो क्या थे, ज्यादातर IFS होते हैं, है ना? तो विदेश सेवा में 32 वर्ष से अधिक वर्षों का इनको अनुभव है, इसीलिए इनको विदेश सचिव बनाया जाएगा। उन्होंने 2015 से 2017 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कार्यालय के साथ साथ अगस्त 2017 से फरवरी 2020 तक फ्रांस में भारत के राजदूत भी के रूप में भी काम किया है। इस समय नेपाल में है ना? तो ये सब याद नहीं करना है, बस उनका नाम याद रखिएगा। नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया जा रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल के कारपोरेशन DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन का तीसरा प्रबंध निदेशक यानी MD नियुक्त किया गया। तो MD DMRC का किसे नियुक्त किया गया? विकास कुमार को। ये तीसरे हैं, इसका मतलब इसके पहले 2 और रह चुके थे। तो ये मंगू सिंह का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 मार्च को खत्म हो रहा है। इसके पहले और कौन थे? कुमार तीसरे MD हैं DMRC के, ठीक है। इसके पहले श्रीधरन और फिर मंगू सिंह, उसके बाद ये तीसरे हैं। 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर रहेंगे। इस सब नहीं रटना है कि कितने साल तक रहेंगे, सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना कि DMRC का नया MD किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, और वो तीसरे हैं। तो ये क्वेश्चन दिल्ली की कोई परीक्षा होगी उसमें पूछ सकता है, ठीक है। प्रोफेसर आलोक चक्रावली, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान बिरसा मुंडा जनजाति नायक नामक पुस्तक का विमोचन किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो एक तो ये बिरसा मुंडा ये हिस्टोरिकल रूप से भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने जो मुंडा विद्रोह हुआ था झारखंड में, इतिहास में
एक विद्रोह हुआ था मुंड्रा विद्रोह, उसके ये लीडर थे बिरसा मुंडा। ठीक है, तो एक तो ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये एक बुक है, बिरसा मुंडा जनजाति नायक। ठीक है, इसकी ये बुक है। इस बुक को लिखा किसने है? ये प्रोफेसर आलोक चक्रवाली ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस पुस्तक, ये जो धर्मेंद्र प्रधान है, इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। पुस्तक को प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, कुलपति गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखा गया। मतलब ये जो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल है, ये एक्चुअल में कुलपति हैं किसके? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के। इन्होंने ये लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। यह पुस्तक भगवान बिरसा मुंडा, मतलब जो मुंडा जनजाति है वो लोग बिरसा मुंडा को भगवान कहते हैं। इस संघर्ष और स्वतंत्रता आंदोलन में वनवासियों के योगदान को सामने लाती है। मतलब इस बुक में बिरसा मुंडा ने क्या क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन में इन जनजातियों का क्या योगदान रहा, इसके बारे में इसमें बातें लिखी गई हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं तेजी से, थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे। और आप लोग वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अगर पूरा देखेंगे तो आपका करंट अफेयर यहाँ से अच्छे तरीके से तैयार रहेगा। और कोई भी एग्ज़ाम आने वाला हो, पीसीएस का हो या आपका जितने भी छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, पुलिस का हो, लेखपाल हो, ये सब यहाँ से कवर होगा, क्योंकि करंट अफेयर आजकल सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मुरली एम नटराजन, ये आरबीआई ने डीसीबी बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, है ना, इनको नियुक्त किया गया है। तो मुरली एम नटराजन के कार्यकाल में मतलब 2 साल की बढ़ोतरी कर दी गई। ये ऑलरेडी थे उसके एमडी। ठीक है, उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल कब से कब होगा, ये सब नहीं रटना है, इसको नहीं रटना है ना, ये तो केवल आपको बताया गया। नटराजन अप्रैल 2009 से बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत है। 2009 से ये हैं, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि नटराजन किस फील्ड से संबंधित है, तो बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, स्क्रॉल इन पत्रकार आरिफा जौहरी ने चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 जीता। तो चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसने जीता? ये जर्नलिस्ट, क्या नाम है, आरिफा जौहरी, इनको दिया गया है। मुंबई में स्क्रॉलिन के लिए काम करने वाली पत्रकार आरिफा जौहरी, एक तो महिला है इसलिए और इम्पोर्टेंट है, तो एक उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया, मतलब इनको नामित किया गया। इनका क्या योगदान है? उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए, उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी 2021 के लिए, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ये पत्रकार हैं, इनको दिया गया आरिफा जौहरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपसे पूछ लेगा कि आरिफा जौहरी, जिनको अभी हाल ही में चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया, वो किस फील्ड से हैं? तो वो एक जर्नलिस्ट यानी वो पत्रकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार एक भारतीय पत्रकारिता पुरस्कार है। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म के यानी पत्रकारिता के फील्ड में प्रदान किया जाता है। चमेली देवी जैन के नाम पर एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल जाने वाली पहली जैन महिला बनी। ठीक है, तो ये एक फ्रीडम फाइटर भी रह चुकी चमेली देवी जैन, और ये जेल जाने वाली पहली जैन महिला बनी, है ना। अब डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम नामक पुस्तक जारी किया गया, जिसे पत्रकार अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखा। तो ये अश्विनी श्रीवास्तव की बुक है डिकोडिंग, आजकल डिकोडिंग बहुत चलता है, कोडिंग डिकोडिंग, तो डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम, ये पुस्तक किसने लिखी? अश्विनी श्रीवास्तव ने। यह अपनी तरह की पहली किताब है, इंपॉर्टेंट है ना, पहली किताब है जो नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी के इर्द गिर्द घूमती है और आम आदमी के दृष्टिकोण से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था की बीमारियों को सूचीबद्ध करती है। आम नागरिक जो होते हैं,
प्रशासनिक व्यवस्था से काफ़ी परेशान रहते हैं, तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नायका संस्थापक फाल्गुनी नायर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाल्गुनी नायर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हुरुन में, हुरुन एक रिपोर्ट होती है, लिस्ट होती है, इसमें शीर्ष 10 विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में 2022 में इन्हें शामिल किया गया। ठीक है, सेल्फ मेड, ये सेल्फ मेड अमीर हैं। ठीक है, ये इंडिया की हैं। 10 में विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं में इन्हें शामिल किया गया। नाम याद रखिएगा, फाल्गुनी नायर को। आगे इनके बारे में देखो, एक रैंक यहाँ पर बनाई गई, ये मैंने मैगजीन से ये लिस्ट उठाई है। रैंक और नेम, तो इंडिया में ये फाल्गुनी नायर है, 10वीं रैंक है। ठीक है, रिपोर्ट किसकी है? हुरुन, इसकी रिपोर्ट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की नायका की ये फाउंडर है। फिर इसके बाद इंडिया में एक और महिला है, किरण मजूमदार शाह, ये बायोकॉन लिमिटेड की हेड है। ठीक है, तो इनको 10वां स्थान और किरण मजूमदार शाह को 26वां हॉर्न में, और राधा वेम्बू ये 25वें स्थान पर। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा। वैसे फाल्गुनी नायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2022 में दुनिया की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची जारी की है, जिसके बारे में भी बताया। इसमें 8 चीनी महिलाएं शामिल हैं। सबसे ज़्यादा इस हुरुन लिस्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अमीर महिलाएं कहाँ? चाइना में। तो 8 तो इसमें चाइना की हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत से एक एक शीर्ष 10 में शामिल है। तो इंडिया में शीर्ष 10 में केवल फाल्गुनी नायर है। किरण मजूमदार शाह 10 के बाद है, 25वें 26वें स्थान पर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है। सरस्वती सम्मान 2021, ये समझ लो आएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2022 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, सरस्वती सम्मान 2021 के लिए हिंदी कवि प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को चयन किया गया है। कौन से? हिंदी कवि के रूप में सरस्वती सम्मान 2022, इसको रामदरस मिश्रा को। आगे पढ़ लेते हैं इनके बारे में। उन्हें इस प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार के लिए उनके हिंदी कविता संग्रह में तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, ये थोड़ा सा ऐसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ये इनकी कविता है, के लिए चुना गया है, जो 2015 में पब्लिश हुई थी। मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता है, इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान 2021 के लिए चुना गया। सरस्वती सम्मान एक प्रतिष्ठित और 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, कौन देता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है, याद रखिएगा। और भारत में सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिया जाता है? 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका, शॉल वगैरह भेंट किया जाता है। कभी कभी छोटे एग्जाम पूछा जाता है कि सरस्वती सम्मान में कितने लाख रुपया दिए जाते हैं? 15 लाख। अगला, अलेक्जेंडर वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिक को दूसरे 5 साल के लिए सर्बियाई, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई, मतलब ये सर्बिया के राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। तो वुसिक, अलेक्जेंडर वुसिक, ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये सर्बिया के, दूसरी बार, दूसरा कार्यकाल सर्बिया के राष्ट्रपति। पहली बार 2017 में। बस इतना याद रखना है, अलेक्जेंडर वुसिक को अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति चुना गया। कहाँ के हैं? सर्बिया के। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने डॉक्टर लैन फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला विशेषज्ञ नियुक्त किया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, जिसको कहते हैं UNHRC, ने डॉक्टर लैन फ्राई को मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन 2 के लिए दुनिया का पहला विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, UNHRC ने
यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने डॉक्टर लैन फ्राई को, याद रखिएगा, मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन के लिए दुनिया का पहला विशेषज्ञ नियुक्त किया है। उनके बारे में, डॉक्टर फ्राई को 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। उनके पास टुवालू और ऑस्ट्रेलिया 2 कंट्री की सिटीजनशिप है, 2 देशों की नागरिकता इनको मिली है। याद रखिएगा लैन फ्राई को। मानवाधिकार और जलवायु परिवर्तन के लिए विशेषज्ञ प्रतिवेदक का पद यूएनएचआरसी द्वारा अक्टूबर 2021 में बनाया गया था। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, है ना। देविका रंगाचारी, इनके बारे में जानो। ये क्वीन ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा क्वेश्चन है। क्वीन ऑफ फायर शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की गई। उपन्यास ये जो है, झांसी की जो रानी है, बहादुर रानी और योद्धा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में है, जो एक रानी, एक सैनिक और एक राजनेता के रूप में उनकी यात्रा पर यह केंद्रित है। पुस्तक 13 से 17 आयु वर्ग के पाठकों के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देविका रंगाचारी ने लिखा है इसको, क्वीन ऑफ फायर। ठीक है, ये किसके जीवन से रिलेटेड है? रानी झांसी, उसके जीवन से रिलेटेड है। विक्टर ओरबान ने, हंगरी के प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, इंटरनेशनल करंट अफेयर है। ओरबान ने, विक्टर ओरबान हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल, ये 4 बार से प्रधानमंत्री, कहाँ के? हंगरी के, इसलिए चर्चा में आ गए, इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये मतलब उनकी पार्टी चुनाव जीती, प्रदर्शन किया, ये लिखा है, सब नहीं रटना है आपको। ये भी नहीं याद रखना है। श्री राम चौलिया, क्रंच टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री राम चौलिया, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया और उसको इन्होंने लिखा है। ठीक है, यह एक सामाजिक, वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर राय बनाने वाले श्री राम चौलिया द्वारा लिखी गई है, याद रखें। नई किताब इस बात का व्यापक विश्लेषण करती है कि 2014 से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में नए भारत ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को बदलने में कैसे मदद की। जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति है, इन्होंने कैसे बदला इसको। ठीक है, तो ये आज के जो करंट अफेयर थे वो यहाँ, मतलब सॉरी, आज के लेक्चर में जो ये हमने करंट अफेयर कवर किया है, ये 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर है। इसमें हमने कवर किया है देश और व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ठीक है, और कुछ यहाँ पर बुक्स, तो जो बुक्स कवर किया तो पर्सनालिटी किसने लिखा वो कवर कर लिया। अब हम लोग करेंगे एमसीक्यूज, लेकिन एमसीक्यूज हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो कल ही आ जाएगा। ठीक है, तो आज डेट है हमारी 14 अप्रैल। थोड़ा सा 2-4 दिन लेट वीडियो आ पाता है, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है। तो ये हमने कवर कर लिया। कल 15 अप्रैल को इसके एमसीक्यूज भी कवर करा दिए जाएंगे। लगभग 40 एमसीक्यूज यहाँ पर होंगे, जिससे आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो आज इसको यहीं पर रोकते हैं, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग इसको देख रहे हैं। अगर आप इसको नियमित रूप से देखेंगे तो मैंने करंट अफेयर सीरीज शुरू की है, और आपको ये नियमित रूप से वीकली करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर, वीकली और मंथली दोनों मिलेंगे। ठीक है, और एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और बेहद इंपॉर्टेंट कलेक्शन। देखिए, करंट अफेयर में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लोग कवर कराते हैं। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में एमसीक्यूज के साथ।